इजराइल जंग से पीछे नहीं हटेगा। डबल डील को इजराइल ने जलाना शुरू कर दिया है। तेल अवीव की आर्मी ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों को जोरदार धमाकों से उड़ा दिया। उधर कतर में अमेरिका और ईरान की बैठक से पहले ही ईरान ने बैलिस्टिक ताकत का ट्रेलर दिखा दिया है। तेहरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल अटैक का वीडियो जारी किया। ट्रंप, तेहरान, हॉर्मुज और दोहा, मिडिल ईस्ट में फिर वही चार नाम जो तय करेंगे कि युद्ध होगा या शांति होगी। एक तरफ हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोत की हलचल है, दूसरी तरफ तेहरान से बैलिस्टिक ताकत का ट्रेलर, तीसरी तरफ कतर की राजधानी जहां डील के लिए कूटनीति की मेज सज रही है। क्या ट्रंप मिलिट्री तैयारी पूरी करने के बाद बातचीत की टेबल पर बैठने जा रहे हैं? क्या ईरान हॉर्मुज को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर अमेरिका से डील करने जा रहा है? क्या अगले 48 घंटे में पूरे मिडिल ईस्ट की दिशा बदलने वाली है? क्या जो डील अमेरिका और ईरान में फाइनल हुई थी वो दोहा में टूट जाएगी? क्या ईरान कभी भी अमेरिका की शर्तों पर राजी नहीं होगा? क्या ट्रंप कभी भी ईरान को नहीं झुका पाएंगे? So Iran, as Secretary Rubio just said, Iran has a choice to make. It's going to be a responsible nation, or it can continue down this path to absolute ruin. And don't think for a second that President Trump isn't going to leave every option on the table to achieve not just our aim, the entire world's aim, that Iran never has a nuke. अमेरिका डील करना चाहता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि ईरान के पास कभी भी किसी भी सूरत में न्यूक्लियर हथियार हो। उधर ईरान डील के लिए तैयार है, अमेरिका से बात भी कर रहा है, लेकिन अभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर उसका रुख एकदम सख्त है। लेकिन सबसे बड़ा पेंच अभी भी हॉर्मुज पर फंसा हुआ है। ईरान पूरी तरह से हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल चाहता है और ईरान की इस ख्वाहिश से ट्रंप नाराज हैं। और यही पेच अमेरिका और ईरान के बीच चल रही डील को पटरी से उतार सकता है। ईरान चाहता है कि हॉर्मुज में जो भी नियम बने वो उसके हिसाब से हो, मतलब ईरान को हॉर्मुज का फुल कंट्रोल चाहिए। ईरान को हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज से टोल चाहिए, लेकिन अमेरिका समझौते में आर्टिकल 5 डालकर ईरान का प्लान फेल करने में जुटा हुआ है। आर्टिकल में कहा गया है कि ईरान 60 दिनों तक अपनी पूरी कोशिश करेगा कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच आने जाने वाले कारोबारी जहाज पूरी तरह से सुरक्षित गुजरें। इसके लिए वो समुद्र में बिछाई गई माइंस हटाएगा। उसकी सेना कोई हमला नहीं करेगी। आर्टिकल 5 के आखिर में लिखा गया है कि ईरान आगे चलकर हॉर्मुज के प्रशासन और समुद्री सेवाओं पर ओमान और दूसरे खाड़ी देशों के साथ बातचीत करेगा, क्योंकि हॉर्मुज पर अमेरिका अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता। 2 दिन पहले अमेरिका और ईरान के हमले से यही लगा कि दोनों के बीच फिर से जंग शुरू हो गई है। हॉर्मुज में ओमान की तरफ से गुजरने वाले जहाज पर हमला हुआ। हमले का आरोप ईरान पर लगा और इसके बाद अमेरिका ने तेहरान के ठिकानों पर हवाई हमले कर दिए। ईरान ने पलटवार करते हुए खाड़ी में अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया, जिसके बाद यह डील टूटने के कगार पर आ गई। हॉर्मुज दुनिया के तेल की लाइफलाइन है। ईरान ने जंग में इसे सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत बना लिया है। ईरान ने हॉर्मुज को एक्टिव किया तो अमेरिका ने अपनी नेवी की तैनाती कर दी। ये संकट इतना बड़ा हो गया कि पूरी दुनिया हांफने लगी।
कई देशों में ऊर्जा संकट पैदा हो गया। अमेरिका ईरान की अपनी शर्तों के बावजूद डील करने के लिए तैयार हो गया। مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش برمیگرده. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص अगर हॉर्मुज में फिर जंग शुरू हुई तो दुनिया का तेल फिर अटकेगा। लेकिन सवाल ये है कि ईरान से फाइनल डील से पहले ही ट्रम्प फिर अपनी ताकत दिखाएंगे। क्या ईरान को झुकाने के लिए ट्रम्प फिर तेहरान पर बड़ा हमला करेंगे? और अब सवाल सिर्फ हॉर्मुज का नहीं है, सवाल है कि क्या ट्रम्प ने ईरान को बातचीत की टेबल तक लाने के लिए मिलिट्री प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दिया है? बातचीत भी, बम वर्षक भी, क्या यही है ट्रम्प की डील पर डबल स्ट्रेटेजी? बातचीत से ठीक पहले अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। अरब सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक अमेरिकी युद्धपोत लगातार गश्त कर रहे हैं। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर फिर से अलर्ट मोड में आ गए हैं। मिडिल ईस्ट में फिर से मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं और अमेरिका के एयरफोर्स के कई स्ट्रेटेजिक बॉम्बर पहले से तैयार रखे गए हैं। मतलब बिल्कुल साफ है, अगर बातचीत सफल हुई तो अमेरिका इसे अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत बताएगा। लेकिन अगर बातचीत टूटी तो ट्रम्प इसे अमेरिका का अगले मिलिट्री ऑपरेशन का आधार बना सकते हैं। The president's patience isn't going to last forever. Discussions are ongoing, particularly at a technical level of how to get inspectors in, the down blending and the other pieces that are focused on ensuring Iran never has a nuclear weapon. But they need to understand their leverage is diminishing by the day. The Gulf Arabs are creating all kinds of alternatives to the Straits of Hormuz. The UAE is moving oil through its pipeline that it's expanding. The Saudi Arabia is moving oil through its pipeline that it's expanding. We will create alternatives to our basing. ईरान के पास 6 लाख एक्टिव सैनिक हैं, 10 लाख युद्ध वॉलंटियर हैं। कुल मिलाकर ईरान के पास अभी भी बड़ी ग्राउंड फोर्स है। ईरान के पास 1000 से लेकर 3000 किलोमीटर की रेंज वाली 3000 से ज्यादा मिसाइलें हैं, सबसे ज्यादा मिसाइलों का जखीरा। इसके अलावा ईरान के पास लो कॉस्ट अटैक ड्रोन की बड़ी संख्या मौजूद है, जिसका ट्रेलर वो अमेरिका और इजराइल के साथ खाड़ी देशों को भी दिखा चुका है। दूसरी तरफ उसके प्रॉक्सी ने जंग का दूसरा मोर्चा भी संभाल रखा है। यही वजह है कि अमेरिका सिर्फ ईरान को नहीं देख रहा, उसकी नजर पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क पर है। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, इराक में ईरान समर्थित लड़ाका ग्रुप, सीरिया में मौजूद हथियार बंद संगठन। अगर डील फेल हुई तो पूरा मिडिल ईस्ट एक साथ भड़क सकता है। जंग हुई तो लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और इराक में उसके लड़ाके अमेरिका और इजराइल को फिर से घेरना शुरू कर देंगे। ईरान सीधे तौर पर फिर से हॉर्मुज को ब्लॉक करना शुरू कर देगा और इसके बाद अमेरिका और इजराइल फिर से तेहरान की न्यूक्लियर साइट पर बड़े ऑपरेशन लॉन्च कर देंगे। यही वजह है कि ईरान की प्रॉक्सी को कमजोर करने के लिए इजराइल का ऑपरेशन लगातार जारी है, ताकि ईरान के सहयोगियों को पहले ही कमजोर किया जा सके। اجازه بده خاتمه جنگ در همون جا هم مستقر بشه و از مناطق اشغالی عقب نشینی صورت بگیره که این هم یکی از مفاد بند یک یادداشت تفاهم هست. با رویکرد جدیدی که ایجاد شده امنیت منطقه مهم خلیج فارس باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد توسط همه کشورهای منطقه و ما به یک چارچوب جدیدی که شامل همه کشورهای منطقه و بدون حضور و دخالت هیچ کشوری
लेकिन इस पूरी कहानी में एक और नाम लगातार चर्चा में है, मुस्तबा। ईरान की सत्ता के भविष्य को लेकर अटकलें तेज है और माना जा रहा है कि रणनीतिक फैसलों में उनकी भूमिका पहले से ज्यादा मजबूत होती जा रही है। यानी अगर आने वाले दिनों में ईरान किसी समझौते पर राजी होता है या फिर टकराव का रास्ता चुनता है तो उसके राजनीतिक संकेत भी बेहद अहम होंगे। तेहरान में डील पर अंतिम फैसला कौन लेगा? क्या ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तबा अमेरिका से जंग का रास्ता चुनेंगे? यही वजह है कि दुनिया की निगाह सिर्फ ट्रंप पर नहीं, तेहरान की सत्ता के अंदर चल रही हलचल पर भी है। इस पूरे संकट का असर सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है। अगर हॉर्मुज फिर असुरक्षित हुआ तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, कच्चे तेल की कीमतें उछल सकती हैं, समुद्री बीमा महंगा हो सकता है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव और ज्यादा बढ़ सकता है। यानी बातचीत का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अब सबकी नजर अगले 48 घंटों पर है। क्या ट्रंप अब आखिरी बार दबाव बनाएंगे या सीधे बातचीत का मौका देंगे? क्या ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा रहेगा या कोई नया फॉर्मूला सामने आएगा? क्या हॉर्मुज में तनाव कम होगा या फिर दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ेगी? क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद की आग से जल उठेगा? अगले 48 घंटों में फैसला हो सकता है, लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ मिसाइलों की नहीं, ये लड़ाई दबाव और कूटनीति की भी है। एक तरफ ट्रंप की शर्तें हैं, दूसरी तरफ तेहरान का आत्मविश्वास है और इन दोनों के बीच में है हॉर्मुज, जिसकी एक चिंगारी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख सकती है। अब फैसला बातचीत से निकलेगा या फिर बारूद के धमाकों से? क्या ट्रंप ईरान को बिना एक और हमला किए झुका पाएंगे? क्या तेहरान अपनी न्यूक्लियर और हॉर्मुज वाली शर्तों से एक कदम भी पीछे हटेगा? या फिर जिस जंग को दुनिया खत्म मान चुकी है, क्या वही जंग मिडिल ईस्ट में पहले से ज्यादा खतरनाक रूप लेकर लौटने वाली है? पीओके पर आसिम मुनीर का डबल स्टैंडर्ड फिर बेनकाब हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान की सेना ने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के ऑर्डर पर धरने वाली जगह पर ड्रोन बम गिराए। आवामी एक्शन कमेटी ने वीडियो जारी कर दावा किया कि 28 जून की रात प्रदर्शन करने वालों को 4 बम से टारगेट किया गया। क्वेटा से कराची तक असंतोष की आग, पहले ही बारूद से उड़ रहा है आतंकिस्तान। कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर पर फायरिंग, जनरल राज के खिलाफ पीओके में विद्रोह। सुसाइड अटैक से हिला हेडक्वार्टर, खौफ में मुनीर शहबाज। सायरन की आवाज, इधर उधर भागते गनमैन और अफरा तफरी का माहौल। तस्वीरें 27 जून की है। जगह पाकिस्तान का कराची, निशाना सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर। पाकिस्तान अब अपनी ही लगाई आग में जलकर राख हो रहा है। पाकिस्तान ने आतंक फैलाने की जो फैक्ट्री खोली थी, उसके प्रोडक्ट अब उसी को तबाह करने पर तुले हैं। 23 जून की रात पाकिस्तान का कराची शहर अचानक दहल उठा। कराची यूनिवर्सिटी रोड के पास रेंजर्स हेडक्वार्टर के मेन गेट पर ग्रेनेड अटैक हुआ। सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर धमाके हुए और धमाकों में 3 से ज्यादा पाकिस्तानी रेंजर्स मारे गए। गोलीबारी में 3 से ज्यादा हमलावरों के भी मारे जाने की खबर है। हमले की जिम्मेवारी जमात उल अहरार पर थोपी गई है। हिल गई है तो मैं बेटे को देखने आ गया। अमूमन बच्चे खेल रहे होते हैं तो देखा तो भाई गेट पर ना तो ज्यादा ही हालात खराब थे। 8 रेंजर्स हेडक्वार्टर के
तो इतनी शदीद किस्म की फायरिंग स्टार्ट हुई थी, इतनी शदीद किस्म की फायरिंग स्टार्ट हुई थी कि मैं खुद भी डर गया था। फिर बच्चा मिला, बच्चे को घर लेकर गया, फिर वापसी में आए, यहाँ पर छुप छुप के देख रहे थे तो तकरीबन 2-3 धमाके अंदर और हुए। फिर मौके पर रेंजर्स भी पहुँच गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी सुनने में आया है कि तकरीबन सारे ही जहन्नुम हासिल हो। जहां आतंकी आकाओं की अघोषित सत्ता है, जहां बात बात पर आत्मघाती बम बनकर फट जाते हैं, जहां फौजी जनरल बंदूक और बूटों के दम पर राज करते हैं, वहां ऐसी घटनाओं का होना तो आम बात है। लेकिन पाकिस्तान का दोहरा चरित्र देखिए, बिना सबूत भारत पर आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान के बेबुनियाद आरोप को विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया। साथ में ये नसीहत भी दे दी, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले पाकिस्तान खुद अपने गिरेबान में झांक कर देख ले। पाकिस्तान का झूठ देखिए, एक ओर भारत पर आरोप लगा रहा है, दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना ने खुद मान लिया कि कराची में ब्लास्ट वाली जगह से जिस घायल आतंकी को जिंदा पकड़ा गया वो अफगानिस्तान का नागरिक है। कराची में ब्लास्ट, पीओके में बवाल। जिस मुल्क की बुनियाद में ही जहरीला मजहबी बारूद भरा है वो कभी ना कभी तो फटेगा ही। जो पाकिस्तान में अब हो रहा है, कभी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमलावर हमला करते हैं, कभी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके निशाना लगाते हैं, तो कभी जमात उल अहरार जैसे संगठन पर धमाका करने का आरोप लगता है। और इसकी वजह है अपने ही लोगों के खिलाफ मुनीर की मनमानी और शहबाज की साजिश। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर सुलग रहा है, बलूचिस्तान के सिंध तक, क्वेटा से कराची तक विद्रोह उबल रहा है। खासकर पीओके में विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही चला जा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन 27वें दिन भी लगातार जारी है। प्रदर्शनकारियों ने तो पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का फाइनल बिगुल फूंक दिया है। आवामी एक्शन कमेटी ने जल्द ही अब मुजफ्फराबाद मार्च का ऐलान कर दिया है। ये इंटरनेट बंद है हमारा मुकम्मल, तो इन लोगों ने, अगर ये सच्चे हैं, अगर ये ठीक है, तो इंटरनेट ऑन करें ना। इंटरनेट क्यों बंद किया हुआ है इन्होंने? अवाम से उनके हकूक के बारे में जाने ना। ये हमें दबा रहे हैं, हमें कमजोर कर रहे हैं, लेकिन इस तरह हम कमजोर नहीं होंगे। मुनीर का ऑपरेशन पीओके क्रूर क्रैकडाउन शुरू हो गया। मुहर्रम के दौरान 3 दिन की राहत के बाद पाकिस्तान रेंजर्स का क्रूर क्रैकडाउन फिर शुरू हो गया। रात भर छापेमारी की गई, 28 कश्मीरी युवकों को गिरफ्तार किया गया। जनरल का जुल्म देखिए, मुनीर के रेंजर महिलाओं तक को नहीं छोड़ रहे। 5 महिला कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। पीओके में बगावत, जनरल राज के खिलाफ खुला विद्रोह। इसके बाद रावलाकोट समेत कई इलाकों में सैन्य विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए। प्रदर्शनकारियों ने मीरपुर से कोटली तक प्रदर्शन किया और मुनीर की फौज पर जुल्म ढाने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं कि इंटरनेट बंद करके लोगों की आवाज दबाई जा रही है। तो कोटली के अंदर बिलखसूस तमोल के मुकाम पर पाकिस्तान की जो दहशतगर्द फोर्सेस हैं, उन्होंने हमारी माओ बहनों को असार में लिया हुआ है और उन दहशतगर्द फोर्सेस हैं उनको भी जो है वो कोटली के मुख्तलिफ इलाकों में बुलाकर इस वक्त तमोल के मुकाम पर, बलिया मल्ला, शाही मल्ला, मिलाद चौक के मुकाम पर हमारी खवातीन के जो इत्याजी मुजाहरे जारी हैं उनको असार में रखा हुआ है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पीओके में गुस्सा बारूदी शक्ल अख्तियार कर चुका है। रावलाकोट में जून की शुरुआत से ही शुरू हुआ यह बवाल अब बढ़ता ही जा रहा है। मुनीर आर्मी के आगे पीओके के लोग अब झुकने को तैयार नहीं। दूसरी ओर मुनीर के रेंजर्स का टॉर्चर बढ़ता ही जा रहा है। असली बखेड़ा तब शुरू हुआ जब 14 जून को सुबह की नमाज के वक्त पाकिस्तानी रेंजर्स ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और इसमें कम से कम 2 नागरिकों की मौत हो गई।
न जाने कितने लोग इसमें घायल हुए। मुनीर के रेंजर्स का टॉर्चर यहीं खत्म नहीं हुआ, घायल प्रदर्शनकारियों को अस्पताल से जबरन उठा लिया गया। लोगों का आरोप है कि कई लोगों की मौत हुई है और बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बनाया गया है। यहां तक कि इलाके में जरूरी सामान की सप्लाई तक रोकी जा रही है, जिससे लोगों का गुस्सा अब बढ़ता ही जा रहा है। कोटली में 2 साल की बच्ची की मौत और इंटरनेट बंदी को लेकर तेज हुआ विरोध अब 7 समंदर पार तक पहुंच चुका है। ब्रिटेन के लंदन और बर्मिंघम में भी अब पाकिस्तान हाई कमीशन और वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुए। पाकिस्तान की बर्बरता के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने हाथों में झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पीओके में बिजली, आटा और महंगाई के मुद्दे को लेकर 2023 में आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन 2024 में ये हिंसक टकराव में बदला। 2025 में ये मामला और ज्यादा भड़क गया और अब 2026 में ये सीधे पाकिस्तान के कंट्रोल को चुनौती दे रहा है। हजारों लोग सड़कों पर हैं, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग तक अब मुनीर और शहबाज को सबक सिखाने को बेताब हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विद्रोह के साथ बलूचिस्तान में भी बगावत की आग बढ़ती जा रही है। एक ओर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके मुनीर की फौज को पीट रहे हैं, तो दूसरी ओर बलोच मानवाधिकार कार्यकर्ता महरंग बलोच को उम्र कैद की सजा ने आग में घी का काम कर दिया है। महरंग बलोच को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद खड़ा हो गया है। बलोच अधिकारों की मुखर आवाज मानी जाने वाली महरंग के समर्थन में अब दुनिया भर के मानवाधिकार और राजनीतिक संगठन खुलकर सामने आ रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग खुलकर पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। ये फिर हमारा हमदर्द मुल्क कैसे हो सकता है? इनसे तो बेहतर इंडिया का मुल्क है। हम उनसे अगर हाथ मिला लें तो ज्यादा बेहतर है। मैं कश्मीर की आवाम से रिक्वेस्ट करूंगी कि इनसे पक्का बाइकाट करें पाकिस्तान से। स्वयंभू बिचौलिए शहबाज और मुनीर दुनिया में शांति कराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनको अंदाजा नहीं है कि उनके खुद के मुल्क में कैसी आग धधक रही है। आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान एक साथ कई संकटों में फंसा हुआ है। सवाल ऐसे में यही है, ये फर्जी बिचौलिए किसी और देश में क्या शांति करा पाएंगे जब वो अपने घर की ही अशांति को नहीं संभाल पा रहे हैं, जिसकी तस्वीर आज पीओके और बलूचिस्तान की सड़कों पर साफ साफ पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है।